हाय वेलकम। मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 चैप्टर 5 क्लास 12 का पोल साइंस, ठीक है, जिसमें 5वें चैप्टर में पढ़ना है समकालीन विश्व की सुरक्षा। देखिए, आज हर देश को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बहुत अंदर से दिक्कत दे रहा है। तो उसकी सुरक्षा को कैसे बनाए रखना, इस सुरक्षा को कैसे सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुरक्षा होता क्या है। तो सुरक्षा मानव जीवन का प्रमुख घटक है। यानी सुरक्षा जो है किसी भी मानव के लिए एक सबसे प्रमुख घटक होता है। जैसे मान लीजिए जैसे कोई इंसान कमाता है तो सबसे पहले रहने की व्यवस्था करता है। तो रहने की व्यवस्था जो है उसके लिए एक सुरक्षा का घटक होता है। दूसरी चीज़, जब कमाने अगर घर मिल गया तो घर में रहने के लिए दरवाजे खिड़की ये सब चीज़ें लगाता है, जिससे उसके सुरक्षित अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। किससे? जंगली जानवरों से हो सकता है, चोरों से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उससे सुरक्षा के हित है। उसी तरह से देश के लिए भी सुरक्षा जरूरी होती है। तो नागरिकों की सुरक्षा के विषय में विश्व के लगभग सभी देश जो है चिंता एक समान है। सभी देश, यानी कि विश्व के अंदर जितने भी कंट्री हैं उन सभी के लिए उनके देश के नागरिक की रक्षा करना उनका प्रमुख कर्तव्य और दायित्व है। दूसरी चीज़, सुरक्षा का अर्थ होता है मानव जीवन में व्याप्त खतरे को दूर करना। अगर किसी भी मानव के जीवन में किसी भी प्रकार का खतरा दिखाई दे रहा है और असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो उस मनुष्य को शांतिपूर्ण जीवन यापन के लिए प्रेरित करना ये सरकार का पहला और आखिरी दायित्व होता है। कि कोई भी मनुष्य अगर अपने आप को आतंकवाद की समस्या हो या और भी आंतरिक कलह हो, उससे सुरक्षित अपने आप को महसूस कराना ये सरकार के लिए सबसे पहला और कर्तव्य होता है। सरकार का पहला कर्तव्य होता है और सरकार करती भी है। सुरक्षा की धारणा क्या होती है? यानी सुरक्षा की धारणा अगर देखा जाए तो कितने प्रकार की होती है? तो देखो, सुरक्षा जो होती है सुरक्षा की धारणाएं दो प्रकार की होती है। एक होता है पारंपरिक धारणा और दूसरा होता है गैर पारंपरिक धारणा। तो पारंपरिक धारणा के अंदर दो धारणाएं होती है। एक होता है बाहरी खतरा और दूसरा होता है आंतरिक खतरा। तो बाहरी खतरे में क्या क्या चीज़ें आती है? तो बाहरी खतरा जो होता है वो सैन्य हमला, या किसी दूसरे देश से लड़ाई होता है तो उसमें सैन्य हमला, ठीक है, होता है, जिसके कारण जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, तो ये क्या है? सैन्य हमला। इसके साथ साथ जनसंहार, जैसे बलूचिस्तान और इजराइल में हो रहा है, कई जनसंहार हो गए। इसमें शक्ति संतुलन को अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए शक्ति संतुलन, ये भी गठबंधन भी बाहरी खतरा है। जैसे बाहरी देशों से हम गठबंधन करते हैं, वो भी खतरा है। शस्त्रीकरण इन दूसरे देशों से शस्त्रों का आदान प्रदान, ये भी एक खतरा है। आंतरिक खतरा क्या हो सकता है? तो आंतरिक खतरा जो होता है कानून होता है, कानून व्यवस्था। दूसरा होता है अलगाववाद। कई व्यक्ति जो होते हैं या कई विशेष वर्ग होते हैं या कई लोग होते हैं जो हमेशा अलगाववाद की नीति करते हैं, तो वो भी एक हमारे देश का आंतरिक खतरा महसूस कराता है और आंतरिक खतरे की ओर इंगित करता है। और आपस में ही युद्ध हो जाना, जिसको हम गृह युद्ध कहते हैं, अपने ही देश के अंदर युद्ध होना, इसको गृह युद्ध कहते हैं। तो ये आंतरिक खतरा है। अब गैर पारंपरिक खतरा क्या है? तो गैर पारंपरिक खतरे में सबसे पहला चीज़ आता है मानव की सुरक्षा। मानव की सुरक्षा, जैसे व्यापक अर्थ में मानव की सुरक्षा क्या है? सबसे पहला चीज़ है रोटी कपड़ा मकान। से उसमें भूख होता है। भूख से पीड़ित इंसान को बचाना सरकार का सबसे पहला दायित्व होता है। महामारी जैसे कोरोना काल में सरकार और कई जो संस्थाएं हैं उन्होंने मदद की। उसके बाद प्राकृतिक आपदा और उनकी विपत्ति, जैसे कि केदारनाथ में एक भयंकर हादसा हुआ था, उनसे सुरक्षा करना ये मानवता की सुरक्षा कहलाता है।
विश्व की सुरक्षा में सबसे पहली नवीन चुनौती, नई नई चुनौतियाँ सरकार के सामने आती रहती है, तो उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करना, जैसे कि पाकिस्तान की समस्या भारत के साथ, बांग्लादेश की अभी कई चुनौतियाँ आई। उसके बाद आतंकवाद। देखिए, आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, कोई भी मजहब, कोई नहीं होता। हर व्यक्ति, जो भी कोई आतंकवाद होता है वो हमेशा किसी भी देश को शोषण करता है, किसी भी देश की कानून व्यवस्था को भंग करता है। लेकिन इसी से चैलेंज और इसी से सुरक्षा देना क्या सरकार का काम होता है। बीमारियों से सुरक्षा, यानी कि बीमारी महामारी फैल जाती है तो उसमें कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित रखें, क्या क्या उपाय करें, ये सरकार के लिए बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें होती है। जलवायु संकट और से सुरक्षा शामिल है, यानी जलवायु चेंज होता है तो उस समय भी बारिश की स्थिति हो जाती है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो उस परिस्थितियों में सरकार का दायित्व होता है विश्व की सुरक्षा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें मानव का बहुत जानमाल जनसंहार हुआ था, जिसमें क्षति पहुंची थी। उसमें भारत सरकार ही नहीं, कई देश की सरकारों ने उनको मदद किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सुरक्षा नीति के घटक। भारत की सुरक्षा नीति के घटक क्या है? तो भारत की सुरक्षा नीति के अगर घटक देखें तो भारत के लिए 4 प्रमुख घटक मौजूद हैं। कौन कौन से घटक? सबसे पहला, भारत को अपनी अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना। देखिए, भारत के अंदर भी कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन उस दिक्कतों को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। भारत सरकार उसे ख़त्म कर रही है। तो सबसे पहले अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, या किसी भी देश के लिए, भारत के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए अंदरूनी सुरक्षा करना ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। दूसरा, सैन्य क्षमता को मजबूत करना। देखिए, अगर हमें अपने आप को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें सैन्य क्षमता को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी देश खुदा न खास अगर हम पर अटैक करता है तो हम पूरी तरह से अलर्ट मोड हो और पूरी तरह से हमारे पास इतनी सैन्य क्षमता हो कि देश देख कर और सोच कर रूह कांप जाए उनकी। सैन्य क्षमता मजबूत करने के बाद, क्योंकि जितना सैन्य क्षमता मजबूत होगी और सैन्य बजट मजबूत होगा, उतना हमारे सैन्य क्षमता मजबूत होगी, और भारत ही नहीं परंतु किसी भी देश के लिए उसका जो सीमा क्षेत्र है वो मजबूत होता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। देखिए, ये तो अपनी नीति जो है, भारत की नीति है कि अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है, इसके बाद अंदरूनी सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षाओं को भी मजबूत करें, जैसे यूएनओ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व संगठन जो है यूएनओ, तो इनको भी ये मजबूत कर रहा है। और इसके साथ साथ अपनी विकास दर को भी काफ़ी तेज़ी एरोप्लेन की तरह ले जा रहा है। तो ये भारत की सुरक्षा नीति के घटक हैं। अब हम बाहरी सुरक्षा की अवधारणाएं को समझते हैं कि बाहरी सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें। तो देखिए, खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, अपना देश नहीं होता है, दूसरा मुल्क होता है, और जो सैन्य हमले की धमकी देकर उस देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी भी देश के केंद्रीय मूल्यों की खतरा को उत्पन्न करता है। यानी ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। खतरे का स्रोत कोई भी दूसरा देश दूसरे कंट्री पर अगर आक्रमण कर देता है, उसकी संप्रभुता को ख़त्म कर देता है, उसकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर देता है, क्षेत्रीय अखंडता को ख़त्म कर देता है, तो ये खतरा उत्पन्न करता है सेंटर। अब सुरक्षा नीति के संबंध में युद्ध की आशंकाओं को रोकने से होता है। यानी कि सुरक्षा नीति जो होती है, युद्ध सुरक्षा नीति संबंध, यानी मान लीजिए 2 कंट्री आपस में सुरक्षा नीति संबंध रखती है, बनाती है, तो वो क्या करने के लिए बनाती है? आपसी युद्ध को रोकने के लिए ये नीति को बनाया जाता है, जिसे अपरोध कहा जाता है। देश शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ आर्थिक प्रौद्योगिकी ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं। यानी कोई भी देश अगर उन्हें तरक्की के मार्ग पर जाना है तो और अपनी ताकत
पूरी दुनिया में दिखाना है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, सैन्य शक्ति के साथ, यानी सैन्य शक्ति को मजबूत करना है। इसके साथ साथ आर्थिक शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाते हैं, जिससे से ज़्यादा रोजगार क्रिएट करते हैं और आर्थिक स्थिति को बढ़ाते हैं। तो अपने देश की शक्ति संतुलन अपने पक्ष में करने की कोशिश किया जाता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा दो पक्ष में होती है। एक तो पहला नंबर मानवता की सुरक्षा, जैसे कि देखा मानवता की सुरक्षा करने के लिए सरकार ने कदम उठाया। विश्व की सुरक्षा को लेकर प्रमुख खतरे हैं, यानी विश्व की सुरक्षा के लेकर खतरा पहला नंबर आतंकवाद है, दूसरा है मानव अधिकार और तीसरा है वैश्विक निर्धनता और चौथी समस्या है शरणार्थियों की समस्या, यानी एक देश से भागकर कोई दूसरे देश में जाकर शरण लेता है तो वो भी एक समस्या है। कैसे समस्या है, जैसे मान लीजिए हम इसका एग्जांपल अपने घर का लेते हैं। जैसे हमारा जो बजट है 5 लोगों का फैमिली को चलाने का है, अगर उसमें 50 लोग आ जाते हैं तो हमारे बजट पर ज़्यादा बोझ पड़ता है और आर्थिक निर्धनता की ओर ये ग्राफ को ले जाता है। तो ये शरणार्थी की जो समस्या है ये किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बीमारियों की समस्या में जैसे देखिए पूरे विश्व में एक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बर्ड फ्लू, इसके साथ साथ सार्स नाम की बीमारी जो है ये पूरे विश्व के लिए एक चैलेंजिंग है। जैसे कोई सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इस बीमारी को कहा जाता है। अब हम आते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन साथ देते हैं, जैसे कि यूएनओ है, विश्व बैंक है। यूएनओ का काम क्या है कि तृतीय विश्व युद्ध को रोकना और पूरे देश के अंदर शांति स्थापित करना। विश्व बैंक का काम क्या है कि विश्व के सभी देशों को क्या करना, उनके आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को उनको बढ़िया करने के लिए, बेहतर करने के लिए उनको ऋण देता है, लोन देता है। स्वयंसेवी संगठन भी है, स्वयंसेवी कई संगठन है जो हमारे विश्व के सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जैसे कि रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये इसके साथ साथ कई व्यावसायिक संगठन और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो शांति स्थापना के लिए काम करते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा, जिन्होंने शांति और पीस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इसके बाद किसी भी देश अथवा गठबंधन की तुलना अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाया जाता है, यानी कि कोई भी देश अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए गठबंधन बनाता है। और जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, उसमें जब गठबंधन पर आधारित तय क्रिया होती है, उनकी नीति बदलती है तो गठबंधन भी बदल जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपने नेटो का सुना होगा। तो नेटो एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन में लगभग 30 कंट्री हैं, 30 देश शामिल हैं और 30 देश मिलकर नेटो संगठन एक संगठन है। और ये संगठन पूरे देश के अंदर लगभग यूरोपीय कंट्री, अमेरिका, इसमें बहुत सारे 30 कंट्रियाँ इसमें शामिल है ये संगठन। तो उनकी नीति अगर मान लीजिए बाय द वे अगर उनके अंदर नीतियों का बिखराव हुआ तो नेटो संगठन टूट भी सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूएसएसआर, सोवियत संघ का बिखराव क्यों हुआ? जब उनकी नीतियों में गड़बड़ी हुई तो नीतियों के गड़बड़ी होने के कारण क्या हुआ, 1992 में सोवियत संघ 15 टुकड़ों में विभाजित हो गया। आप जानते हैं, इस पे हमने वीडियो भी बनाया है कि 15 टुकड़ों पे कैसे विभाजित हुआ सोवियत संघ। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कंट्री के लिए। ये समकालीन विश्व की सुरक्षा सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी विश्व के लिए, कि अपने देश के नागरिक को, अपने देश के व्यावसायिक लोगों को, इसके साथ साथ बाहरी आक्रांता और अंदर के आक्रांताओं से कैसे बचाया जाए, ये देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीज़ होती है। हम कह देना बहुत आसान होता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार ही जानती है उस चीज़ को। हालांकि इस पर कदम उठाना चाहिए सरकार को और
मेरे ख्याल से सरकार इस पर बहुत एक्टिव होती है। बाहरी आक्रांताओं और अंदर के आक्रांताओं से निपटने के लिए, हर वक्त निपटने के लिए सरकार हमेशा अलर्ट मोड पर होती है। तो ये थी पूरी जानकारी इस चैप्टर का, और 12वीं क्लास के 5वें चैप्टर पोल साइंस का था। बहुत बहुत धन्यवाद।